अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम पहले थ्रोम्बोसिस करेंगे एंड देन एम्बोलिज्म पर चले जाएंगे। ठीक है, तो थ्रोम्बोसिस बेसिकली होता है कि आपके पास एक जो है ना क्लॉट होता है, जो है ना आपके पास ब्लड वेसल्स में या फिर जो है ना हार्ट में, जो है ना हार्ट की जो है ना लेयर्स में आपके पास जो है ना बन जाता है। उससे जो है ना हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बस कहते हैं। ठीक है, एंड एम्बोलिज्म उसके बाद जो है ना एक क्लॉट है, क्लॉट में से जो है ना कोई भी टुकड़ा जो है ना उसमें से टूट गया एंड देन वो सर्कुलेशन के थ्रू जो है ना कहीं जाके अटक गया, उसे हम कहते हैं क्या, एम्बोलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो थ्रोम्बोसिस के जो है ना तीन मेन काजेज़ हैं। ठीक है, थ्रोम्बोसिस के तीन मेन काजेज़ हैं। इसे हम ना एक ट्रायंगल का नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, विर्चो ट्रायंगल। क्या, विर्चो ट्राइएट कहते हैं, सॉरी नॉट ट्रायंगल, ट्राइएट। अब देखिए तीन काजेज़ हैं जो कि थ्रोम्बोसिस करवाते हैं। नंबर 1 इज़ योर एंडोथीलियल इंजरी, नंबर 2 इज़ योर हाइपर कोएगुलेबिलिटी एंड नंबर 3 इज़ योर एबनॉर्मल ब्लड फ्लो। क्या, नंबर 1 नंबर 2, इसको मैंने सीक्वेंस इसी तरह से बनाई है तो तभी इसको नंबर 2 दे रहा हूँ। ठीक है, नंबर 1 इज़ योर एंडोथीलियम इंजरी, नंबर 2 इज़ एबनॉर्मल ब्लड फ्लो एंड नंबर 3 इज़ योर हाइपर कोएगुलेबिलिटी। अब देखिए थ्रोम्बोसिस होगा क्यों। यहाँ पर जो है ना देखते हैं कि बेसिक इसका मैकेनिज़्म क्या है। लेट सपोज़ ये कोई भी वेसल है, वेसल में क्या हो गई, इंजरी हो गई है। क्या हो गई है, वेसल में क्या हो गई है, इंजरी हो गई है। मैं ना अभी फर्स्ट काज को डिफाइन कर रहा हूँ, जो हमारा ये है ना एंडोथीलियम इंजरी की वजह से कैसे हमारे पास जो है ना थ्रोम्बस बन जाता है। ठीक है, अब देखिए जब वेसल इंजरी होती है तो यहाँ पर क्या होता है, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर आ जाता है। ठीक है, वेसल की वॉल पर। ठीक है, ये आपको पता है, ये हमने कोएगुलेशन में बात की थी। अब देखिए जैसे ही वॉन विलिब्रेंट फैक्टर आया तो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर पर जो है ना आपके आकर प्लेटिलेट क्या होते हैं, एडियर होते हैं। यहाँ पर क्या होती है, प्लेटिलेट की एडिशन होती है विद वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। ठीक है, ये ब्लू वाले के हैं आपके पास प्लेटिलेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, प्लेटिलेट्स की इसमें एडिशन होगी। ठीक है, जब प्लेटिलेट की इसमें एडिशन होगी हो रही होगी तो प्लेटिलेट्स इसमें जो है ना ये वाले क्या था आपके पास, प्राइमरी प्लेटिलेट प्लग था एंड सेकेंडरी बन रहा था। ठीक है, प्लेटिलेट यहाँ पर बन गया, प्लग बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है जिसकी वजह से ये क्लॉट फॉर्म हो जाता है और ये जो है ना टूट नहीं जाता। अब देखिए आपके पास जो है ना ब्लड है, कोई ब्लड है, ब्लड में जो है ना आपके पास लेट सपोज एक है, एक इक्विलिब्रियम है। एक आपके पास होते हैं प्रोथ्रोम्बोटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ होते हैं आपके पास क्या, एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर्स। क्या, एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर्स। ठीक है, अब इन दोनों में अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो थ्रोम्बोसिस होगी। ठीक है, इन दोनों में इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो थ्रोम्बोसिस होगी। ठीक है, अब वो कैसे होती है मैं बताता हूँ। अगर आपको याद हो, जब हमने कोएगुलेशन का वीडियो बनाया था तो उसमें एक मॉलिक्यूल था जिसे हम कह रहे थे क्या, थ्रोम्बोमोड्यूलिन। क्या, थ्रोम्बोमोड्यूलिन। अब देखिए थ्रोम्बोमोड्यूलिन क्या कर रहा था, थ्रोम्बिन के साथ बाइंड कर रहा था एंड एक्टिवेट कर रहा था किसको, प्रोटीन सी को। ये क्या, प्रोटीन सी है। प्रोटीन सी आपके पास किसको इनएक्टिवेट कर रहा था, फैक्टर 5 एंड फैक्टर 8 को, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये जो क्लॉटिंग है, क्लॉटिंग आपके पास क्या हो रही थी, स्टॉप हो जा रही थी। ठीक है, इसकी वजह से। अब देखिए इसमें होगा क्या, थ्रोम्बोमोड्यूलिन डिक्रीज़ हो जाएगा। थ्रोम्बोमोड्यूलिन डिक्रीज़ किया तो मैंने क्या किया, एंटी थ्रोम्बोटिक, ये क्या, एंटी थ्रोम्बोटिक है, मैंने इसको कम कर दिया। एक ये वाला पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट, एंडोथेलियम क्या करती है, एक फैक्टर रिलीज़ करती है जिसे हम कहते हैं क्या, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। क्या, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। अब टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या करता है, दिस इज दैट वन। ठीक है, अब ये क्या करता है, प्लाज्मिनोजन को, क्या, प्लाज्मिनोजन को कन्वर्ट करता है इनटू द प्लाज्मिन। क्या, प्लाज्मिन में। अब प्लाज्मिन क्या करता है, इस फिब्रिन मेशवर्क, जो यहाँ पर फिब्रिन मेशवर्क भी आ जाएगा। ठीक है, मैंने उसको बनाया नहीं है, दिस इज़ योर फिब्रिन मेशवर्क। अब ये क्या करेगा, इसको जो है ना क्लॉट को जो है ना लेवल कर देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और मैकेनिज़्म, मैंने इसको लो कर दिया। इसको लो किया तो मतलब क्या, एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर्स को लो किया। अब एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर्स इतने लो हो गए कि ये जो है ना उनके बनिस्बत, उनके मुकाबले में मतलब क्या हो गए, ये बढ़ गए। अगर ये बढ़ गए तो यहाँ पर क्या होगी, क्लॉट फॉर्मेशन होगी। ठीक है, क्या होगी, यहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन होगी।
नंबर 1 इज़ योर एंडोथेलियम इंजरी, हमारा पूरा हो गया। एंड ये होता किस वजह से एंडोथेलियम इंजरी, लाइक आपके पास फिजिकल इंजरी आ गई, किसी टॉक्सिन की वजह से होगा, एंड कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट एंड एबनॉर्मल ब्लड फ्लो की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। ये आपके पास हमारे क्या था, एंडोथेलियम इंजरी था। अच्छा, एंड देन हमारे पास आता है क्या, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो। अब देखें, जो ब्लड फ्लो है हमारे पास दो टाइप का होता है, एक लीनियर ब्लड फ्लो होता है, एक हमारे पास क्या आता है, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो आता है, ठीक है। अब देखिए, लीनियर का मतलब होता है बिल्कुल लीनियर, टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है, जो है ना जिगजैग मैनर में जाता है, ठीक है। अब देखिए, नॉर्मल में क्या होता है, जो बड़े सेल्स हैं लाइक आरबीसीज वगैरह जो आपके पास होते हैं वो सेंटर में होते हैं, उसके बाद आपके पास आरबीसीज प्लेटलेट वगैरह आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, जब टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होगा तो आपके पास जो ये जो सेल्स हैं ना, ये पेरीफ्री तक आ जाएंगे, ये पेरीफ्री तक आ जाएंगे, इसे हम मार्जिनेशन कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, मार्जिनेशन, ठीक है। जब ये यहाँ पर पेरीफेर पर आएंगे, यहाँ पर जो ना इन्फ्लेमेटरी जो फैक्टर्स हैं, इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो वो एंडोथेलियम को जो है ना एक्टिवेट करेंगे। एंडोथेलियम को जब एक्टिवेट करेंगे तो वो यहाँ पर ये क्या करेगी, आपके पास इन्फ्लेमेशन में पड़ा था ना, ये क्या होते हैं आपके पास जो ना होक्स होते हैं, ये क्या होते हैं, पी सेलेक्टिन, एल सेलेक्टिन, ठीक है, वी केम, आई केम था, ठीक है। तो ये होते हैं, वो आपके पास जो है ना क्या करेगी, ये एंडोथेलियम अपने ऊपर क्या करेगी, इंट्रोड्यूस करेगी, एंड यहाँ पर इसकी जो है ना हॉक्स के साथ क्या होगी, न्यूट्रोफिल की अटैचमेंट होगी, एंड देन ये जो है ना इन्फ्लेमेटरी साइड पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारी काम की चीज़ क्या है, ये जो प्लेटिलेट्स हैं ना ब्लू वाले, ये यहाँ पर स्टिक कर जाएंगे एक दूसरे के साथ। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर क्लॉट फॉर्म हो जाएगा और ये आपके पास यहाँ पर थ्रोम्बस फॉर्मेशन करवाएगा। एंड ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलता है इन द पॉलीसाइथीमिया वेरा। ये आपको किस में मिलेगा, पॉलीसाइथीमिया वेरा में मिलेगा, बिकॉज उसमें जो है ना आरबीसीज और जो है ना वो बहुत बढ़ जाते हैं और इसमें ब्लड फ्लो मतलब टर्बुलेंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये हमें ब्लड फ्लो का प्रॉब्लम जो है ना आपको हार्ट में भी आ सकता है। लाइक मैंने इस एओर्टा को क्या किया, डायलेट कर दिया। जब मैं इसको डायलेट करूँगा तो ब्लड फ्लो जो है ना ज़्यादा होगा, मतलब क्या होगा, बट स्लो होगा। क्या होगा, बट स्लो होगा। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो है ना प्लेटिलेट जो है ना आप अपने आप के साथ जो है ना स्टिक कर सकते हैं और यहाँ पर जो है ना क्लॉट फॉर्म हो सकता है। नंबर 1 का यूज़र इज़ योर एओर्टिक एन्यूरिज्म। एओर्टिक एन्यूरिज्म भी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। नंबर 2 आपके पास यहाँ पर मैंने इसको 1 किया है, यहाँ पर क्या इसको 2 कर देते हैं। एट्रियल डायलेशन, क्या, एट्रिया अगर डायलेट कर जाएगा तो यहाँ से भी ब्लड फ्लो क्या होगा, बिल्कुल स्लो होगा। स्लो मतलब क्या, स्टेसिस की वजह से आपके पास क्या होगा, थ्रोम्बोसिस बन जाएगा, ठीक है। एंड नंबर 3 इज़ योर, लेट्स सपोज दिस इज दी कोई भी एम आई था, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एम आई था, एम आई की जगह पर हमारे पास क्या बन जाता है, इन्फाक्ट बन जाता है, इन्फाक्शन हो जाती है, ठीक है। तो इन्फाक्ट जो एरिया होता है वो आपके पास क्या होता है, नॉन कंट्रेक्टाइल एरिया होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। नॉन कंट्रेक्टाइल एरिया होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लड फ्लो भी इसको नहीं जाएगा, ठीक है। तो ब्लड फ्लो जब इसको नहीं जाएगा तो यहाँ पर क्या होगी, स्टेसिस होगी। इस स्टेसिस की वजह से यहाँ पर जो है ना थ्रोम्बाई बन सकते हैं। उन थ्रोम्बाई को हम क्या कहते हैं, कार्डियक म्यूरल थ्रोम्बाई। क्या, कार्डियक म्यूरल थ्रोम्बाई, उन्हें हम कहते हैं क्या, कार्डियक म्यूरल थ्रोम्बाई, ये भी बन सकते हैं। ये हमारे पास क्या था, सेकंड मैकेनिज्म था, विच इज़ योर एबनॉर्मल ब्लड फ्लो। अभी हम आते हैं किस पर, नंबर 3 पर। आपके पास वो क्या है, हाइपर कोएगुलेबिलिटी। अब देखें, हाइपर कोएगुलेबिलिटी आपके पास कैसे होती है। इसमें होता क्या है कि जो है ना, लेट्स सपोज दिस इज़ अ जीन, दिस इज़ अनदर जीन। इस जीन में म्यूटेशन हो गई, बट यहाँ पर जो म्यूटेशन होगी ना, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड की अल्ट्रेशन से ही होगी। एक न्यूक्लियोटाइड जो ना ठीक से नहीं आएगा। लेट्स सपोज इस जीन ने ये न्यूक्लियोटाइड को वो करना है, कोड करना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज एक आपके पास क्या, ये जो है ना कोडोन है, एक आपके पास क्या है, GAA। उसके बाद इसने क्या किया, इसको कोड करना था, इसको एक्चुअल जो कोड करना था, लेट्स सपोज ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, एक्चुअल है नहीं ये, CGC इसको कोड करना था, बट इसने कोड किया CAC। ये एक आ गया जो है ना एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड आ गया।
तो इस एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड जब आएगा, ये जीन आपके पास कोड करता है फॉर द फैक्टर नंबर 5। फैक्टर नंबर 5 जब ये एक एबनॉर्मल फैक्टर नंबर 5 बन जाएगा, इसे हम कहते हैं क्या, फैक्टर 5 लेडिन, LEIDEN, फैक्टर 5 लेडिन। ठीक है, ये क्या होता है, एबनॉर्मल म्यूटेटेड फैक्टर 5 होता है। दिस एबनॉर्मल म्यूटेटेड फैक्टर 5 कैन नॉट बी इनहिबिटेड और डिग्रेडेड बाय दी प्रोटीन सी। प्रोटीन सी देख रहे थे क्या कर रहा था, फैक्टर 5 एंड फैक्टर 8 को ये क्या कर रहा था, इनएक्टिवेट कर रहा था। अगर फैक्टर 5 इनएक्टिवेट नहीं हुआ तो आपके पास जो है ना फर्दर क्या होगी, आपके पास क्लॉटिंग होती जाएगी एंड थ्रोम्बस फॉर्म होता जाएगा। एंड दिस ट्रेट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। ठीक है, ये आपने याद करना है। नेक्स्ट जीन है हमारे पास क्या, अब देखें ये जीन आपके पास क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को फॉर्म करता है। क्या, प्रोथ्रोम्बिन को फॉर्म करता है। अब देखिए इस जीन में आपके पास होगा क्या, इसमें भी सेम इसी की तरह हो जाएगी, जो है ना एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की जो है ना म्यूटेशन हो जाएगी। इस वजह से होगा कि ये जो है ना आपके पास प्रोडक्शन करेगा बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्मेशन करेगा। एंड प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, अल्टीमेटली इंक्रीज इज दी फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन मेशवर्क। फिब्रिन मेशवर्क बहुत ज़्यादा बन जाएगा तो क्लॉटिंग हो जाएगी एंड थ्रोम्बस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये दो काजेज़ थे आपके पास क्या, म्यूटेशन के। अदर काजेज़ क्या हो सकते हैं हाइपर कोएगुलेबिलिटी के। नंबर 1 इज़ योर डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन I2, इसे हम प्रोस्टासाइक्लिन भी कहते हैं। ठीक है, ये अगर डिक्रीज हो जाएगा तो आपके पास क्या होगी, हाइपर कोएगुलेबिलिटी होगी। ठीक है, एंड देन हमारे पास प्रोटीन C एंड S, बिकॉज ये आपके पास क्या करते हैं, इनको डिग्रेड करते हैं इन फैक्टर्स को। नंबर 3 इज़ योर एंटी थ्रोम्बिन 3। अगर एंटी थ्रोम्बिन 3 भी कम हो जाए तो आपके पास क्या करेगा, आपके पास कोएगुलेशन की जो ना चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज ये आपके पास फैक्टर 10 को इनहिबिट करते हैं, फैक्टर 9 को इनहिबिट करते हैं, जो है ना बाइंड करेंगे किसके साथ, हेपरिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेंगे, उसके बाद ये उसको इनहिबिट करते हैं। ठीक है, ये हमने कोएगुलेशन में डिस्कस किया था। ठीक है, अच्छा हाइपर कोएगुलेबिलिटी में ना हमारे पास 2 सिंड्रोम्स आती हैं, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उनको। एक आती है आपके पास क्या, हाइपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, बहुत ही बड़ा नाम है। अब देखिए इसमें होता क्या है बेसिकली, ये देखें ये क्या, एक प्लेटिलेट है। प्लेटिलेट में क्या होते हैं, यहाँ पर अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये क्या है, अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स। अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स अब प्लेटिलेट्स में ना एक जो है ना प्रोटीन होता है जिसे आप कहते हैं क्या, प्लेटिलेट फैक्टर 4, PF4। क्या प्लेटिलेट फैक्टर 4, PF4। अब देखें प्लेटिलेट जब एक्टिव होते हैं तो ये एक प्लेटिलेट फैक्टर 4 रिलीज़ करते हैं। ठीक है, अब देखें लेट सपोज प्लेटिलेट फैक्टर 4 रिलीज़ हो गया है, आपने क्या किया है, प्लेटिलेट फैक्टर 4 रिलीज़ हो गया है, आपने क्या किया यहाँ पर जो है ना आपने क्या दिया, हेपरिन दिया है। किसी भी पेशेंट को क्या दिया आपने, हेपरिन इंड्यूस किया है, पर्टिकुलरली द अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन। ठीक है, अब देखिए फैक्टर 4 और प्लेटिलेट फैक्टर 4 एंड हेपरिन ये आपके अपने जो है ना एक दूसरे जो है ना क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये आपकी जो है ना स्टिक करेंगे एक दूसरे के साथ एंड एक जो है ना कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उसे हम कहेंगे क्या, प्लेटिलेट फैक्टर 4 एंड हेपरिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये एक कोई बंदा है, ये जो पिंक वाला पोर्शन है ये आपके पास प्लेटिलेट फैक्टर 4 को डिनोट कर रहा है एंड जो ब्लैक वाला है वो आपके पास हेपरिन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब देखें ये जब दोनों कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ये दोनों कॉम्प्लेक्स बनाकर ना एक एंटीजन को बनाएंगे, उसे हम कहते हैं क्या, नियो एंटीजन। क्या, नियो एंटीजन सॉरी। जब एंटीजन बनेगी तो ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडी बनेगी, तो इसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनती है जिसे हम कहते हैं क्या, IgG। अब देखिए इस नियो एंटीजन के अगेंस्ट जब IgG बनेगी तो ये आकर ना इसके साथ बाइंड करेगी। इसके साथ जब ये बाइंड करेगी, लेट्स सपोज दिस इज योर IgG आकर मैंने इसको यहाँ पर लाकर इसको इससे बाइंड कर दिया, ये एंटीजन है। IgG आपके पास ना ये इसका क्या होता है, FC पोर्शन होता है, ये इस FC पोर्शन के थ्रू ना FC रिसेप्टर्स पर जो है ना बाइंड करेगी। ये आपके पास FC रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पर प्लेटिलेट पर। जब ये IgG इसके साथ बाइंड करेगी, इस कॉम्प्लेक्स के साथ एंड इस रिसेप्टर के साथ, तो ये ना एक प्लेटिलेट को क्या करती है, एक्टिवेट करती है। क्या, प्लेटिलेट को एक्टिवेट करती है। जब प्लेटिलेट एक्टिवेट हो जाएंगे तो प्लेटिलेट क्या करेंगे, प्लेटिलेट एग्रीगेशन को स्टिमुलेट करेंगे। जब प्लेटिलेट एग्रीगेशन स्टिमुलेट होगी तो यहाँ पर क्या होगा, थ्रोम्बस फॉर्म हो जाएगा। क्या होगा, थ्रोम्बस फॉर्म हो जाएगा। दिस इज़ वन मैकेनिज्म। यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब क्या प्लेटिलेट का नंबर भी कम हो रहा है। वो कैसे हो रहा है वो मैं बताता हूँ।
दूसरा पाथवे ये क्या करेंगे, ये जो है ना किसी भी सर्कुलेशन के थ्रू आएंगे स्प्लीन में आकर, ये लेट्स सपोज दिस इज योर प्लेटिलेट, ये इनको ना अल्वेओलर मैक्रोफेजेस या सॉरी नॉट अल्वेओलर, हिस्टियोसाइट्स इनको क्या करेंगे, इनगल्फ करेंगे और ये यहाँ पर क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, इनकी वजह से क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब क्या प्लेटिलेट का नंबर बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द सेकंड मैकेनिज्म, दिस इज दी हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। उसके बाद हमारे पास एक और सिंड्रोम आती है जिसे हम कहते हैं क्या, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। क्या, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। अब इसके ना दो वो आते हैं, एक आता है इसका प्राइमरी आता है टाइप, एक आता है इसका क्या, सेकेंडरी टाइप आता है। ठीक है, अब देखें जो इसका प्राइमरी है, प्राइमरी में हमारे पास क्या होता है, सिर्फ कोएगुलेबिलिटी बढ़ जाती है। प्राइमरी में हमारे पास क्या होता है, कोएगुलेबिलिटी बढ़ जाती है। सेकेंडरी इज एसोसिएटेड विद द एसएलई, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस। ठीक है, उसके साथ ये एसोसिएटेड होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, जो है ना, अगर ये हो जाएगी हमारे पास हाइपर कोएगुलेबिलिटी हो जाएगी, तो यहाँ पर जो है ना क्या होगा, आपके पास कार्डियक वाल में वेजिटेशन बन जाएंगी एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा एंड रिकरेंट थ्रोम्बाई, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड जो है ना पल्मोनरी हाइपरटेंशन वगैरह आपको डेवलप हो जाएगा। अब देखिए मैकेनिज्म में बताता हूँ। ठीक है, वो मैंने आपको इसके एग्जांपल बता दिए कि इससे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखिए लेट्स सपोज दिस इज द प्लेटिलेट। अब देखिए प्लेटिलेट पर जो है ना एक दो प्रोटीन्स जो है ना क्या होते हैं, वो होते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं। एक होता है आपके पास क्या, कार्डियोलिपिन, एक प्रोटीन होता है आपके पास, उसका नाम है क्या, कार्डियोलिपिन। दिस इज योर कार्डियोलिपिन। एंड एक और प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं क्या, बीटा ग्लाइकोप्रोटीन 1। क्या, बीटा ग्लाइकोप्रोटीन 1। जब ये प्रोड्यूस होते हैं, जब ये इंट्रोड्यूस होंगे यहाँ पर प्लेटिलेट की सरफेस पर, तो इनके अगेंस्ट एक जो है ना एंटीबॉडी बन जाएगी। क्या, इनके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बन जाएगी। जब एंटीबॉडी इसके साथ अटैच होगी तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और ये प्लेटिलेट को एक्टिवेट करेंगे। जब ये प्लेटिलेट को एक्टिवेट करेंगे तो प्लेटिलेट जब एक्टिवेट होगा तो इनका बैलेंस जो है ना फिर से वो क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जब प्लेटिलेट एक्टिवेट होंगे तो प्लेटिलेट आपके पास जो है ना सारे जो भी हुए तो जो भी होते हैं, लाइक थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज़ करेंगे, आपके पास ADP रिलीज़ करेंगे, बहुत कुछ रिलीज़ करेंगे और ये जो है ना बहुत सारे प्लेटिलेट्स को बुलाएंगे और यहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन कराएंगे। मतलब क्या, यहाँ पर प्रोथ्रोम्बोटिक जो आपके पास फैक्टर्स हैं वो बढ़ जाएंगे एंड एंटी थ्रोम्बोटिक कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अच्छा एक और ये मैकेनिज्म क्या करता है, जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स ना इनहिबिट करता है किसको, फिब्रिनोलाइसिस को। मतलब क्या, जो क्लॉट बनेगा उसकी फिब्रिनोलाइसिस को भी इनहिबिट करेगा। मतलब क्या, जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर था, जो पूरा ये पाथवे था ना, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कर रहा था इनटू द प्लाज्मिन, और फिर प्लाज्मिन जो है ना उसको डिग्रेड कर रहा था, वो इसको हम कहते हैं क्या, फिब्रिनोलाइसिस, इसको इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, पूरा का पूरा क्या था, जो है ना तीनों मैकेनिज़म्स थे उसके। ठीक है, होप कि आपको ये वाला पूरा क्लियर होगा।